जय भीम नवोदय साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। आते हैं बिना किसी विलंब के सीधे मुद्दे पर। तो आज का जो विषय है वो भी नेतृत्व से संबंधित है, मतलब लीडरशिप से संबंधित है। और इसमें हम जानेंगे कि जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर लीडरशिप में क्या कहे, उनका जो वही पुराना स्टेटमेंट उसको दोबारा फिर पढ़ते हैं, फिर ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें हमने क्या सीखा है। नेतृत्व में एक खास खूबी क्या रहती है, इसमें दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सोचने समझने की, उसे कार्यान्वित करने की, प्रयोग करने की, इन सब चीज़ों की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। पूरी दुनिया भर में जहाँ पर भी समस्या है वो नेतृत्व की वजह से है और उन्हें नेतृत्व से ही खत्म किया जाता है। अब समस्या इस बात की है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर लीड कर रहे थे समाज का, वो व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। वो क्या लड़ रहे थे, किनके खिलाफ? व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, जो सामाजिक मान्यताएं थी, वो गलत थी और आज भी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि यदि इन सारी समस्याओं से निजात पानी है तो इन व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा, या ये वो सारी चीज़ें जो समाज के लिए ठीक नहीं है उन्हें त्यागना पड़ेगा और नई मान्यताओं को लाना पड़ेगा जो समाज के लिए बेहतर हो। तभी समाज का आगे विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है। ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, वो ऐसा करते भी थे। जब वो नेतृत्व की बात करते हैं तो लीडर की जो परिभाषा बताते हैं, ये यूँ कहें कि नेतृत्व की एक प्रेम्बल है वो, कि जो बुद्धिजीवी होता है, चिंतनशील होता है, विवेकशील होता है, निर्णायक होता है, दूरदर्शी होता है, वो क्रिएटिव होता है, रचनात्मक गुण पाया जाता है, उसमें सलाह ले सकता है, दे भी सकता है। जब भी किसी देश में समाज में कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो वो नेतृत्व प्रदान करता है और उन समस्याओं से उबार लेता है। और बाकी लोगों में ये सारे गुण नहीं पाए जाते हैं तो एक ही लाइन में बाबा साहब अम्बेडकर समाज को दो भागों में बांट देते हैं। एक वो होता है जो बुद्धिजीवी होता है, एक दूसरा जो बुद्धिजीवी नहीं होता है, या यूं कहें उसमें चिंतनशीलता है, दूरदर्शिता नहीं होती। तो जब दूरदर्शिता नहीं होती फिर आगे भी बताते हैं, वो अकेले भी हो सकता है, उनका समूह भी हो सकता है। भला आदमी हुआ तो लोक कल्याणी कार्य करेगा, यदि वो दुष्ट हुआ तो आप समझ ही सकते हैं, दुष्ट आदमी कोई भला काम तो करेगा नहीं, नष्ट ही करेगा। और साथ में ये बताते हैं कि जो ये बुद्धिजीविता के जो गुण ये बता देते हैं तो यहाँ पर ये नहीं कहते कि वो आलोचना करने वाला भी होना चाहिए। अब जितने भी गुण हैं आज के हम लीडरशिप में भी कहीं भी देखते हैं तो लोग व्यवस्थाओं का विरोध कम करते हैं, व्यक्ति का विरोध ज्यादा करते हैं। किसका? व्यक्ति। उनको लगता है कि यदि ये व्यक्ति नहीं रहा, कोई भी अमुक व्यक्ति, उस व्यक्ति की वजह समस्या है, जबकि वो व्यक्ति खुद व्यवस्थाओं का शिकार है। तो व्यक्ति का विरोध करना समस्या से निजात पाना नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति बराबर व्यवस्थाओं का निजात पाना हो जाए तो फिर तो क्या कहना है, तो व्यक्ति से लड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो एक समय निर्धारित है, 10-20 साल, 50 साल, 100 साल बाद तो व्यक्ति खत्म ही हो जाएगा। आप लड़ें चाहे ना लड़ें, उसका विरोध करें या ना करें, उसे तो मरना तय है। तो वो मर जाएगा तो समस्या भी खत्म हो जाएंगी। तो व्यक्ति का विरोध करना उतना उचित नहीं है जितना कि व्यवस्थाओं का, क्योंकि वह व्यक्ति भी व्यवस्थाओं की तो लॉन्च कर रहा है। जो व्यवस्था आपको ठीक नहीं लग रही तो आपको व्यवस्थाओं का विरोध करना चाहिए, ना कि व्यक्ति का। बाबा साहब अम्बेडकर कभी व्यक्तियों का विरोध नहीं किए, हमेशा व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़े, क्योंकि उन्हें व्यक्तियों से कोई परहेज नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। समस्या थी व्यवस्थाओं से, क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो व्यवस्थाओं को मानता था, जिस व्यवस्था से समाज का नुकसान होता था। और आज हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में भला बुरा बोलना, हमको लगता है कि वो व्यक्ति खराब है, बट वो व्यक्ति खुद व्यवस्थाओं का शिकार है। जो उस व्यक्ति को खुद नहीं पता है कि मैं सच में बुरा कर रहा हूं, ये तो बहुत गलत बात है। इतना विवेक यदि उसके अंदर होता है तो वो क्यों ऐसा करता है? खैर छोड़िए। अब हमें यहाँ देखना क्या है कि नेतृत्व करने के लिए जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर चिंतनशील दूरदर्शिता की बात करते हैं, तो इनके एक एक लाइन में इस स्टेटमेंट को यदि आप जीवन भर पढ़ेंगे तो जीवन भर एक्सप्लेन करेंगे। और नेतृत्व में सबसे पहली बात तो बताए हम पहले भी कि संभावना हमेशा रहती है। इसमें एक खास खूबी ये भी रहती है कि यदि रेस यहाँ से शुरू हो रही है
और एक आदमी यहाँ से रेस में इधर खड़ा है, एक आदमी और आगे है, ये एक नंबर है, जैसे हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 6 लोग रेसमर हैं। एक आदमी यहाँ पर है, एक अभी इधर ही है, 2 नंबर इधर ही है, एक आदमी ये यहाँ पर है 3 नंबर, और ये 4 नंबर इधर पहुँच गया है, और 5 नंबर इधर है, और 6 नंबर सबसे आगे निकल गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये एक ऐसी रेस है नेतृत्व की कि इसे भी जीतने की संभावनाएं रहती हैं, जो कि अभी इधर ही है और बाकी सब उससे आगे हैं। ये नहीं सोच सकता, यदि ये सोच ले कि मैं अब नहीं दौड़ सकता, मैं तो बहुत आगे हैं लोग, इनसे आगे मैं कैसे निकल सकता हूं, तो फिर वो नेतृत्व तो नहीं कर सकता, वो दूरदर्शी नहीं है, चिंतनशील नहीं है, उसमें क्रिएटिव रचनात्मक गुण नहीं है, तो वो नेतृत्व तो कैसे करेगा। एज एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर मैं 4-5 महापुरुषों के नाम आपको गिना देता हूं। आप देखिए कि एक समय में हमारे जो बहुत ही आदरणीय हैं, जिन्हें हम शिक्षाई क्रांति का जनक कहते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले, ये दोनों पति पत्नी क्या चाहते थे, सोचिए, ये क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे समाज का। किसका? जिसका दूसरे लोग नेतृत्व तो नहीं करते थे, उनके ऊपर शोषण और करते थे, वो उठ ना पाए, चल ना पाए, इसलिए उन्हें दबाते बहुत थे, बहुत ही सताया जाता था। और सताने वाले कौन थे? बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। जो सताने वाले लोग थे वो कहते थे हम सभ्य समाज के निर्माता हैं, या हम बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, और बाकी वो सताते किसको थे? जो बिल्कुल अनपढ़ थे। और तो यहाँ पर जो डॉक्टर मौर्य से, प्रोफेसर मौर्य से जो स्टेटमेंट देते हैं कि सबल निर्बल को पीटता है, यहाँ पर जो है देश में बुद्धिजीवी जो है वो उनको कोई चिंता फिक्र नहीं है, यहाँ शक्तिशाली हमेशा निर्बल को ही सताता है। तो ये चीजें जो बताते हैं वो, तो वही चीज यहाँ पर भी थी। अब यहाँ पर देखते हैं फुले साहब क्या कर रहे थे, और माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा का प्रचार कर रहे थे। किन लोगों पर? जो शिक्षित नहीं थे और जिन्हें शिक्षा की वैल्यू भी पता नहीं थी। किन्हें समझा रहे थे, सिखा रहे थे? जिन्हें, जो शिक्षित भी नहीं थे, शिक्षा की कीमत भी नहीं पता थी, और इसका विरोध देखिए दो कर रहे थे। एक तो जिसे ये समझा रहे थे, शिक्षित कर रहे थे, देखिए कितना कठिन काम है। जिसे ये शिक्षित कर रहे थे, इसे शिक्षा की कीमत नहीं पता थी कि शिक्षा की कीमत है क्या। एक चीज ये तो विरोध ये भी कर रहा था, जिसे वो पढ़ाना चाहते तो पढ़ना भी नहीं चाह रहा था, और दूसरा ये समाज भी इसे कहता था कि तुम पढ़ना मत और तुम पढ़ाना मत। सोचने वाली बात है कि ये क्या कर रहा था, ये इनसे कह रहा था कि तुम्हें पढ़ना नहीं है, पढ़ने का अधिकार तुम्हें नहीं है, और आप इन्हें पढ़ाइए मत, आप पढ़ा नहीं सकते, यदि आप पढ़ाएंगे तो आप मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे और अपमानित किए जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। इन्होंने क्या किया, नहीं हमको नहीं पढ़ना, हम पढ़ के क्या करेंगे भाई, हम क्यों पढ़ना है, जो पढ़ लिख गए वो क्या कर लिए, हम क्यों पढ़ेंगे, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं है, शास्त्रों में धर्म सम्मत नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। अब बताइए शिक्षा की कीमत किसको पता है? एक व्यक्ति को, जिन्हें हम कहते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले। उन्हें शिक्षा की कीमत पता है। वो क्या चाहते हैं? लीड करने में, नेतृत्व में यही चीजें सबको समझनी जरूरी है। वो क्या चाहते हैं कि इनमें शिक्षा का प्रसार हो। तो क्या इन्होंने इन्हें शिक्षित करना बंद कर दिया? नहीं। तो सोचने वाली बात है कि जो पहले से सभ्य थे, शिक्षित थे, जो यहां तक पहुंच चुके थे, परम पूज्य जो हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले साहब थे, वो यहाँ पर थे। तो क्या इन्हें नहीं लगता था कि मैं समाज को यहाँ तक ले जाऊंगा? इसीलिए कहते हैं नेतृत्व करता हमेशा विजेता ही होता है। यदि उसे लीड करना समझ में आ गया, वो सचमुच नेतृत्व करता है, लीडर है, वो डीलर नहीं है, तो समाज को सही दिशा में, सही मकसद तक या सही जगह तक पहुंचा देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरा बताता हूँ। एक बार लिंकन साहब जिस समय वो बहुत ही गरीबी से जूझ रहे थे, तो एक काम वो करने लगे कि कोई सामान इधर से उधर पहुंचाना। एक बाजार में देखा उन्होंने कि क्या भीड़ लगी थी, काफी लोग थे वहां पर, एक सर्कल बनाए हुए थे,
खड़े थे और उसमें क्या था कि एक लड़की थी जो पूरी तरीके से युवा नहीं हुई थी और ये सारे जो सर्कल में लोग थे, इधर इधर बहुत सारे लोग थे, भीड़ लगाए थे और उसको जगह जगह नोच रहे थे, टार्चर कर रहे थे और वो चिल्ला भी रही थी। उसे चूंकि खरीदना था, वो बाजार था जहाँ पर दासों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। लिंकन साहब जब देखे तो बोले इतना बड़ा अन्याय है और कोई बोल भी नहीं रहा है। अब सोचने वाली बात है, ये सिर्फ भारत की बात में नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका में देखिए कि जो ये कहते हैं कि हमने सबसे पहले आज़ादी प्राप्त की, हम ज़्यादा सभ्य हैं, बहुत आगे, वहां पर भी बुराइयां थीं और उस बुराई को देख करके एक लड़की और सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं जो ये कहते हैं कि हम धन से संपन्न हैं, हम बुद्धिमान भी हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो इस सब किसको टार्चर कर और सब हंस रहे हैं, उसकी बोली भी लगा रहे हैं। लिंकन साहब को बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं कि इतनी खराब स्थिति जो है इसमें तो सुधार होना चाहिए। और उन्होंने सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम था जो किया वो दासों की मुक्ति का काम किया। और क्या उस समय दासों के मुक्ति के खिलाफ लोग नहीं थे? पूरा अमेरिका में जो दक्षिण एरिया था वहां पर ज्यादातर दासों का इस्तेमाल होता था। उन्होंने पूरा विरोध किया लिंकन साहब का कि दासों की मुक्ति ना हो। क्या वो कर नहीं पाए? कर दिए। कहने का तात्पर्य कि नेतृत्व यदि आपका सही दिशा में है तो हमेशा कामयाबी ही होता है, वो असफल नहीं होता। नेतृत्वकर्ता के पास संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, वो कभी भी निराश होता ही नहीं है, ना कभी शक्तिहीन होता है। यदि शक्तिहीन हो गया तो लीडर ही नहीं हो सकता वो, क्योंकि लीडर सिर्फ शक्तिशाली होता है, शक्तिहीन होता ही नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कहने का मतलब आप फुले साहब को ले लीजिए, आप माता सावित्रीबाई फुले को देखिए, रास्ते चलते जब पढ़ाने जा रहे हैं तो आपने देखा होगा लोग पत्थर मारते हैं, ईंट पत्थर मारते हैं, गोबर फेंकते हैं, अपमानित करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, ऐसे में उन्हें चोटें भी लगती हैं। क्या उनको ठेस नहीं लगती होगी? लेकिन लीडर को ऐसा होता ही नहीं है। वो जो लोग मार पीट के सोचते हैं कि हमें वो उससे रास्ता रुकता ही नहीं है, क्योंकि उसके आगे का रास्ता या दूरदर्शी होता है। वो उसे मालूम होता है कि कल तक ही पत्थर मारोगे, परसों से नहीं मारोगे, या उसका उपाय ढूंढ लेते हैं। जैसे माता सावित्रीबाई फुले दूसरी साड़ी बैग में लेके जाती थी, अपने झोले में डाल लेती थी, उनकी साड़ी उधर गंदी हो गई, वहां जाके बदल लिए, लेकिन पढ़ाया जरूर। तो अब जब लोग यदि रास्ते से लेके आते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो रास्ते में जो पढ़े लिखे लोग थे वो रोकते थे, वहां पढ़ने के लिए मत ले जाइए। फुले साहब ने दूसरा रास्ता बता दी, आप बोरी भर के लाइए। तो जो लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते थे बोरी भर के लेके चले जाते थे, वहां उनके घर में छोड़ आते थे, फिर ले आते थे, रास्ता निकलता उनके पास। मतलब ऐसा नहीं है कि रास्ते ना हो, यदि रास्ता नहीं ढूंढ पाया वो फिर बुद्धिजीवी ही नहीं है, और वो चिंतनशील भी नहीं है, वो फिर क्रिएटिव भी नहीं है, और वो जो है वो समाज का भला नहीं कर सकता है। हमारे देश में अब देखिए यही नेतृत्वकर्ताओं में, अभी इधर बाबा साहब को आप समझ लीजिए, फुले साहब को समझे, वहां लिंकन साहब को समझिए, मतलब पूरी दुनिया में नेतृत्व के मामले में वो लोग हमेशा कामयाब हुए जिन्होंने समाज का सही नेतृत्व किया। और गलत नेतृत्वकर्ता भी कामयाब होते हैं, ऐसा नहीं कि वो कामयाब, लेकिन वो गलत दिशा में ले जाने के लिए कामयाब होते हैं और समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं। इसी तरह से आपको चाहिए कि आप सबसे पहला जो काम है वो नेतृत्वकर्ता को पहचानना है। यदि आप लीड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, कम से कम लीडर के बारे में तो बता सकते हैं। यदि समाज को हम यही समझा दें कि आपकी चिंता कौन करता है, चिंता करने वाले व्यक्ति की क्या खूबी होती है, वो कैसे पता चले कि वो आपकी फिक्र करता है और आपका भला ही करेगा, मतलब इन सारी चीजों को कौन करे। अब सबसे पहली बात जो मैं अक्सर बताता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो अधिकार दिए गए, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट उठाया, सबसे ज्यादा लाभ उठाया, वो उठाया सरकारी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने। अब सांसद विधायकों में ने फायदा उठाया, लेकिन उन्हें दूसरों की वजह से लाभ मिला। उन्होंने खुद की वजह से लाभ कम, दूसरों की वजह से लाभ ज़्यादा कमाया, या वो उन्हें खुद का फायदा ज़्यादा मिला, इसीलिए उन्होंने परिवर्तन के काम नहीं किए। हालांकि अब जो शिक्षित लोग हैं, कम से कम जो कर्मचारी होगा, अधिकारी होगा, उसमें एक चीज तो निश्चित पाई जाती है कि वो पढ़ा लिखा होता है। कम से कम ग्रेजुएट होने के बाद ही कोई अधिकारी बन सकता है, और कम से कम
मैट्रिक पास करने के बाद या उससे ज़्यादा एजुकेशन करने के बाद कोई क्लर्क बन सकता है। बहुत सारी ग्रुप सी की नौकरियां ऐसी हैं जहां पर सिर्फ ग्रेजुएट ही लिया जाता है। अच्छा, इतनी पढ़ाई करने के बाद यदि वो चिंतनशील भी नहीं है, वो दूरदर्शी भी नहीं है, वो कोई निर्णय भी नहीं ले सकता, वो क्रिएटिव भी नहीं है, वो सलाह लेने देने में सक्षम भी नहीं है, तो बताइए ऐसा पढ़ा लिखा होने का फायदा क्या रहा? उससे समाज का क्या कोई भला हो सकता है? नहीं हो सकता है। अभी देखिए, आज के दौर में जिस समाज की वकालत बाबा साहब अम्बेडकर करते थे, जैसे हम यहाँ कह लेते हैं कि नंबर 1 में यहाँ लिख देते हैं जो अछूत थे, उस समय के जो अछूत जो आज एससी गिने जाते हैं, एसटी में गिने जाते हैं। नंबर 2 में महिलाएं भी थी, इनके साथ हमेशा अन्याय होता था सदियों से। बराबर दोनों के साथ बराबर ही अन्याय था। यदि दोनों को एक शूद्र ही कह दिया जाए तो कोई बड़ी बुराई नहीं। इसके बाद और भी समाज था जिनके साथ अन्याय होता था, एक दूसरे के साथ एक दूसरा अन्याय ही करता था। यहाँ पर समानता की कोई बात ही नहीं थी। तो अब सोचने वाली बात है कि अब इनका नेतृत्व तो बाबा साहब अम्बेडकर करते थे। वो चूंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में एक थे, या उन्होंने समस्याओं को समझ रखा था, महसूस किया था, इसीलिए वो व्यवस्थाओं के खिलाफ वो लड़ रहे थे। अच्छा, ये महिलाएं जो थी, इनको भी नहीं पता था कि इनके साथ कितना बड़ा शोषण हो रहा है, कौन कौन शोषण कर रहा है। इनको भी इन्हें उन चीज़ों से अवगत कराया और इनका नेतृत्व किया और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उनके लिए अधिकार और कानून बनाए। अब देखिए, अब क्या महिलाओं में कितनी ऐसी महिलाएं नहीं आज के दौर में जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। अछूतों के पास क्या पदों की कमी है? सरकारी पदों की क्लास 1 से लेकर के 4 तक क्या कोई कमी है इनमें? कौन सा ऐसा पेशा है जो महिलाओं के पास नहीं है सरकारी ओहदे का? चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, चाहे कोई पावर आप देख रही किसी भी क्षेत्र में, चपरासी से लेकर के क्लास 1 अधिकारी तक हर पदों पर महिलाएं हैं। क्या वो क्रिएटिव नहीं हो सकती? लेकिन अभी भी वही विडंबना है कि ये महिला होने के बाद, इतना सब पाने के बाद भी उन्हीं व्यवस्थाओं का शिकार हैं जिन व्यवस्थाओं के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष कर रहे थे। इन्हें भी वही कंडीशन है, इसलिए समाज का बदलाव होना संभव नहीं है। इन्होंने कभी नहीं चाहा कि हम जितनी भी महिलाएं आज कार्यरत हैं, किसी न किसी पद पर हैं, वो सिर्फ 2, 4, 5 महिलाओं को या अपने घर परिवार की महिलाओं को बेहतर जानकारी देना शुरू कर दें, अपने आप बदलाव आ जाएगा। ये भी यदि समझाना बताना शुरू करें, नेतृत्व करें, लीड करना शुरू कर दें, तो संभावना ये है कि समाज में जल्दी चेंज आएगा और वो जल्दी कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पर तक पहुंचेगा। हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हम वही बात मानते हैं जितनी जो है कोई बताता है या वो चाहता है कि हम इससे आगे ना समझें। अब नेतृत्व की बातों को हम देखेंगे आगे। ये तो एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन हुआ। अब आगे हम इसका पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है, जो हमने जो हमारा चिंतन है, जो मेरा खुद का जो मेरा अपना अनुभव है, ये कहाँ कहाँ हो सकता है, इसका एक एक करके सारे वीडियो जो भी 100-200 होंगे वो सब इसी चीज़ से संबंधित होंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेटमेंट है। उसको एक्सप्लेन करते करते जो भी चीज़ें एक एक तरफ देख करके एक एक टॉपिक पर कि वहाँ पर ये चीज़ कैसे सेट होती है और वहाँ का नेतृत्व तो कैसे होना चाहिए, वो हमें कैसे लीड कर रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं हमें वो प्रभावित कर रहा है। यदि हम उसको समझ लेते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। सोचने वाली बात यह है कि यदि हम किसी भी एरिया में जाते हैं, वो सारा एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि हर जगह जगह पर आपका कोई ना कोई लीड ही कर रहा है और आप कहीं पर भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। इसलिए यदि आपको ये देखना है कि हमारा सही नेतृत्व कैसा हो, तो पहली बात तो आपको नेतृत्व को समझना है और नेतृत्व करना भी है। और इसके लिए ये एक इतना बेहतर काम होता है। लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी खूबी यही होती है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, अशिक्षित बेरोजगार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, लेकिन आप नेतृत्व कर सकते हैं। इसके लिए ना तो कोई आपको एप्लीकेशन देना है, ना कोई एजुकेशन है, ना फॉर्म भरना है, ना इंटरव्यू देना है, ना एग्जाम पास करना है, ना किसी की परमिशन लेना है। आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। आप अमेरिका के नेतृत्व यहाँ से बैठे कर सकते हैं,
क्योंकि बुद्धिजीवी होना सिर्फ जरूरी है, बाकी कुछ होना जरूरी नहीं है। और बुद्धिजीवी होने के लिए आपको जागरूक होना जरूरी है। जैसे ही आप जागरूक होंगे आप बुद्धिजीवी भी होंगे। आप में ये समझ पैदा होगी कि मैं किसी भी समाज का बदलाव कैसे कर सकता हूँ और खुद को कैसे चेंज कर सकता हूँ। यही सारी चीज़ें जो बाबा साहब अम्बेडकर समझाने का प्रयास करते हैं, जो हम आज तक समझ नहीं पाए, तो हमें उन बातों को समझना चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए, जागरूक करना चाहिए। यही हमारा एक कम से कम एक कर्तव्य तो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सबसे बड़ा लाभ जो कमा रहे हैं वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से पा रहे हैं। तो हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। उनके कारवां को जितना भी 1 इंच आप खिसका सकते हैं तो उतना तो करिए। मान लो मेरे पास 1 महीने में 1 दिन यदि टाइम मिलता है तो 1 दिन तो मैं कुछ कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, अपने लोगों से रूबरू हो सकता हूँ। मैं यदि सीधे उनसे नहीं मिल सकता तो वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूँ। तो ये तो करना जरूरी है। यदि आप इतना ही कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक न एक दिन कामयाब जरूर होता है व्यक्ति। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।